हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ही योगेश अग्रवाल आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस क्लासेस में। बच्चे, आज हम देखने वाले हैं CHSL 2016 का जो पेपर हुआ था। 2017 में 30 अप्रैल को ये एग्ज़ाम करवाया गया। वैकेंसी 16 की थी, एग्जाम 17 हुआ। रीजनिंग का पेपर ये है जिसमें 25 क्वेश्चन आए थे। प्री का पेपर है। CHSL में मेंस का एग्जाम नहीं होता जैसा कि SSC CGL में होता है। यहाँ डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसे मेंस बोल लो या टायर 2 बोल लो। यहाँ तक क्लियर है। अभी एक चीज़ देखिए, मैं यहाँ पे आज आपको क्या दिखाने वाला हूँ, आपको ये चीज़ सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आपने पढ़ा बहुत है, आपने हर तरीके सीखे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हर चीज़ क्वेश्चन में आपने सीखी, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप एग्जाम में जाके क्या करते हैं और आपको करना क्या चाहिए, और उस तरीके से हम क्वेश्चन को कितना जल्दी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी मेरी गारंटी है। आप यहाँ पे देख लेंगे कि आपको एकदम क्वेश्चन ऐसे फटाक से क्वेश्चन हो जाएगा और आपको लगेगा यार इतना इजी था, और हम पता नहीं कौन सी किताबें लेके बैठे रहते हैं और कौन से टीचर से पढ़ते रहते हैं। तो वो चीज़ें, पढ़ाई अच्छी है, वो तरीके अच्छे हैं, सारी चीज़ें, पर एग्जाम में वो काम ही नहीं करते। क्योंकि अगर वो तरीके से आप क्वेश्चन करने जाओगे, बोलते 20 सेकंड का क्वेश्चन है, पर वो होने में जब क्वेश्चन होता है ना, तो बच्चे उसमें 40 से 50 सेकंड से 1 मिनट लग जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। CHSL 16 जिसमें 50 आउट ऑफ 50 मेरा स्कोर था। इसी पेपर के अंदर रीजनिंग का जो सेट है, मैं मेरा ही सेट लेके आया हूं अभी पहले, ताकि आपको पता चले कि मैंने किस हिसाब से उसको सॉल्व किया था। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, ये 4 हैं पेयर्स दिए हुए हैं, इन चारों पेयर्स को मैच करना है। मतलब पहला पेयर जिस हिसाब से सेकंड से रिलेटेड है, वैसे ही थर्ड फोर्थ से रिलेटेड है। कुछ मत देखो, आपको ABCD काउंट याद है। आप ये नहीं करने वाले यहाँ पे कि A का वैल्यू 1 होता है, B का 2 होता है, या रिवर्स में इसका 26 होता है, इसका 25 होता है। ये सब चीजें नहीं करनी है यहाँ पे, राइट। सिर्फ फिंगर्स पे काम करेंगे। फिंगर्स पे कैसे काम करता है देखो, PQRS हमें पता है, यहाँ पे S है, देखो मैं उंगली दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पे हमें पता है S है, तो S क्या होगा, देखो PQRSTUVW काउंट में है, तो अभी काउंट में ही आएगा। देखो MNOPQ PQ PQ मतलब P आना चाहिए, तो P एक ये रहा, P ये रहा। अब इसमें स्मॉल कैपिटल की बात है, देखो यहाँ पे लास्ट में कैपिटल है, यहाँ पर भी कैपिटल है, तो B ऑप्शन, खत्म बात। वेट जो है वो किस में नापते हैं, क्विंटल में। मतलब पहला वेट है और उसको नापना किस में, उसकी जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसको नाप रहे किस में, उसकी यूनिट क्या है, क्विंटल है। तो देखो लीटर क्या है आपकी यूनिट होगी, डिस्टेंस का क्या होता है, किलोमीटर। ये सही है, बात खत्म। आगे देखने की जरूरत ही कहां आ रही है आपको, समझ रहे हो। आगे देखना भी है तो देख लो, मीटर, लेंथ उल्टा हो रहा है, टन वेट उल्टा हो रहा है, तो 3 ऑप्शन उल्टे हैं और एक ही सीधा है, तो आंसर क्या हो गया, बी, खत्म। बॉल, सूप, कप, मतलब बॉल को किसमें पीते हैं, सूप, सॉरी बॉल को नहीं पीते, सूप को किसमें पीते हैं, कप में पीते हैं। सॉरी, जल्दी इतनी भी नहीं करनी, ठीक है, राइट। सूप को किसमें पीते हैं, बोल में पीते हैं, तो कप में क्या पियेंगे आप, कॉफी पियेंगे, प्लेट पी नहीं सकते, स्पून फूड नहीं पी सकते, खत्म बात है। 3 12 5। अब बच्चे इस तरह के क्वेश्चन है ना, यहां पे आपको टाइम देना है। तो आपने ये चीज नोटिस करी होगी, ये जो 3 क्वेश्चन है ये विद इन 10 सेकंड्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आप वहां पे टिक करने वाले हैं, तो इसको ज्यादा ज्यादा 20 सेकंड मान लो, इससे ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा, ये डैम श्योर रही है। अब इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि किस तरह से सॉल्व होगा। देखिए, मैं भी एग्जाम में पेपर में बैठा हूं, उस तरह से करता हूं, मुझे सॉल्यूशन नहीं मालूम है इसका, मैंने इसका सॉल्यूशन देखा भी नहीं अभी। तो देखिए, 3 और 12 4 गुना हो रहा है, तो 5 × 4 हो सकता है 20, ऑप्शन में नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है, 3 और 12, तो 12 में 3 का डिवाइड करोगे 4 आएगा। मतलब 3 में अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा, तो 5 में 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आएगा, पर 20 भी नहीं है। पर 3 और 4 में क्या रिलेशन है, 3 और 4 में जो रिलेशन है वो क्या है, एक बढ़ा के फिर गुना करा तो 12, तो 5 में एक बढ़ाया कितना है, 6, गुना करा कितना आ गया, 30। क्या ऑप्शन में, हाँ जी ऑप्शन में, खत्म बात। तो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, इसमें अगर 50 सेकंड भी दे दोगे ना, तो कुछ भी आपका नहीं जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे जो क्वेश्चन है इनमें टाइम सेव कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखेंगे। 3 4 3, ठीक है। अब देखो 149 49 और 2401। अब एक चीज देखिए कि ये कहीं ना कहीं स्क्वायर क्यूब का झंझट लग रहा है, ठीक है। अब एक चीज सीधा सा समझ लिए, 49 स्क्वायर होता है, ये क्यूब होता है, ये क्यूब होता है, किसका होता है हमें नहीं निकालना है वहां पे, ठीक है। आपको पता है 149 कुछ नहीं होता, आंसर खत्म। फ्लूट, सितार, गिटार, वायलिन, वायलिन में तार होते हैं, गिटार में तार होते हैं, सितार में तार होते हैं, फ्लूट में तार नहीं होते, आंसर सीधा सपाट। ये चारों हाथ में लेके डायरेक्ट हाथ से बजाते हैं और इसको मुंह से बजाते हैं फ्लूट को, आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो वाई के बाद आता है जेड, यहाँ पे जेड नहीं है, कुछ उल्टा पुल्टा है। देखो बी और डी मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि आसपास के हैं, डब्ल्यू जेड वाई का मुझे नहीं रिलेशन पता, बी डी का पता है, क्या बी सी डी, मतलब बी के बाद में एक छोड़ना है और डी आ रहा है, ठीक है। आगे देखो आई, ये आई, फिर उसके बाद क्या, जे एक छोड़ा और के, खत्म बात। जे
के एल, एक छोड़ा खत्म बात, एम एन, आंसर यही हो गया। समझ रहे हैं? मैंने दूसरा और चौथा पकड़ा, अब ये भी पकड़ के देख सकते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई खत्म बात, के पी क्यू आर एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एस बीच में आ रहा है, ठीक है, एफ जी एच सही है, ओ पी क्यू सही है, मतलब ये तो लॉजिक बैठा नहीं, तो दूसरा लॉजिक लगा के देखा जो हमने सबसे पहले लगाया था, आंसर वो हो गया। यहां से इस तरह से आपको ये चीजें क्लियर करनी है। अब देखिए आपको इसको मीनिंगफुल ऑर्डर में जचाना है। सोचो ये किसी फाउंडेशन, फ्लोर, विंडो, वॉल, मतलब किसी घर की बात चल रही है, तो देखो फाउंडेशन किसी भी चीज का बेसिक होता है, तो सबसे पहले 4 आ जाएगा फाउंडेशन। अब एक घर का फाउंडेशन बना दिया, फाउंडेशन के बाद में उस पर क्या करोगे, सबसे पहले फ्लोरिंग करोगे कि विंडो लगाओगे, ऑब्वियसली फ्लोरिंग करोगे, ठीक है, फ्लोरिंग हो गई, फ्लोरिंग के बाद में क्या बनाओगे आप, वॉल्स बनाओगे, और वॉल्स बनाते हुए क्या कर दोगे, विंडो लगा दोगे, ठीक है। तो 2 और 1, 4 3 2 1 है ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन में। बट अब चक्कर क्या था कि इसका आंसर ये नहीं दिया, इसका लॉजिक कुछ अलग था। क्या अलग था वो अब देखेंगे। यहां पे क्वेश्चन गलत होने के चांस है। जो एग्जाम में एक क्वेश्चन जो आपको गलत हो जाता है ना रीजनिंग में, वो यही क्वेश्चन होता है। किस तरह से होता है वो हम देखेंगे। देखिए फाउंडेशन लगा दिया, क्या आप उसके बाद फ्लोर लगाते हो? सपोज आपने कभी घर बनते हुए देखा, या आपने अपने परिवार में किसी का घर बनाया है या बनवाया है, या आपका खुद का घर बना होगा, तो आप देखते हैं कि पहले नींव खोदी जाती है, फाउंडेशन किया जाता है, उसके बाद में उस पर दीवार खड़ी करनी चालू कर दी जाती है, ठीक है। दीवार के साथ में आप उसमें विंडो की जगह छोड़ते हुए चलते हैं। और फ्लोर जो का काम है, फर्श जो लगता है, टाइल्स लगती है मार्बल की या सिरामिक की, तो वो सबसे लास्ट में लगती हैं। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा 4 2 1 3, जो कि आंसर क्या है, सी। तो लॉजिक से इस तरह से डिफर कर सकते हैं कि एग्जामिनर आपकी सोच किस हिसाब से मेंटेन सोच रहा है और आपका सोच क्या कहता है। बोलने में बोल सकते हैं कि पहले फाउंडेशन बनाया, उसके बाद में फ्लोरिंग हो गई, ठीक है, पर एक चीज समझिए, फ्लोरिंग अगर मैंने कर दी उसके बाद दीवार बनाऊंगा तो फ्लोर गंदा नहीं हो जाएगा, खराब नहीं हो जाएगा, उस पर स्क्रैचेस नहीं लग जाएंगे। तो ये लॉजिक इसके अंदर हमें लगाना था। चलिए आगे देखते हैं। देखो यहां पे देखते ही मुझे पता चल रहा है 9th क्वेश्चन में कि भैया जी स्क्वायर का काम है, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो आगे 6 का स्क्वायर 36, खत्म। चलो आगे देखो, ए मेरे को दिखते ही पता चल रहा है ए बी सी, तो आगे क्या आ जाएगा, डी, हटाओ, खत्म बात। 10वें का बी, कुछ नहीं सोचना आगे क्या है क्या नहीं है, मेरा एक ऑप्शन मैच कर रहा है, बात खत्म। आपको सिक्योरिटी चाहिए, ई एफ जी एच आएगा, खत्म बात, ये आ गया एच, खत्म, आगे नहीं, कुछ नहीं देखना। कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ठीक है। अब कैन नॉट बी फॉर्म के अंदर क्या होता है कि भैया इसमें जितने भी लेटर्स है ना, वो लेटर्स यहां नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब देखो पेंटर की उठा लो पहले, सबसे पहले PAINTER, अच्छा चलो मेरा ऑप्शन तो पहले ही मिल गया। तो इस तरह से ना कोई भी ऑप्शन उठाना, ऐसा नहीं कि पहला ही ऑप्शन उठाओ या लास्ट ही ऑप्शन उठाओ, कोई भी बीच का, बी सी और डी, मतलब बी और सी उठाओ पहले, सबसे पहले कोई भी ऑप्शन हो जहां हम ऑप्शन से जाने वाले हैं तो बी और सी ही उठाएंगे, ए और डी नहीं उठाएंगे हमेशा, ठीक है। अभी देख लेते हैं पॉइंट, देख लेते हैं। देखो पॉइंट यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है, POINT, ठीक है, वो ज्यादा हो गया, रुकिए एक सेकेंड। देखिए POINT पॉइंट सीधा है, TENT, ये देखो ये रहा, एंट ये रहा, टी ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से नेशन भी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो पेंटर हमारे यहाँ पे ऑप्शन हो गया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अब देखो मद्रास को NBSBT से किया है, तो पहले जाते ही सबसे पहले एक ही चीज में कूद पड़ना है, क्या कि पहले पहले अक्षर मिलाओ, MNABDERSAB और T, दिख रहा है, सीधा सीधा हिसाब है। अभी मैंने बहुत खिचड़ी कर दी है वापस से, रुकिए 1 मिनट, बस वहाँ पे आपको स्क्रीन पे नहीं चलाना, इस सबसे बड़ी बात ये है, इसलिए आपको लिए ऑप्शन रहेगा, अच्छा ऑप्शन रहेगा। ये हटा क्यों नहीं, 1 सेकेंड, नहीं हटेगा, वो नहीं हटेगा। तो लो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मद्रास जो था उसको कोड किया था NBSESBT, यहाँ इंक यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ हट रहा है, ठीक है। तो देखिए MNABDERSAB और S था ST, तो सीधा सीधा B का बाद में क्या हो जाएगा, CMNOPMNABCABYZ। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी नंबरिंग नहीं लिखनी बच्चे, नंबरिंग लिखनी पड़ती है जब कहीं एडिशन का काम हो, सब्ट्रैक्शन का काम हो, मल्टीप्लिकेशन का काम हो, रिवर्स ऑर्डर का काम हो, तब आपको नंबर लिखना जरूरी होता है ABC का, वरना जरूरत कहाँ है, जरूरत ही नहीं है। हमारा आंसर आ गया CPNCBZ, कौन सा, ऑप्शन बी। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं 13th क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है कि ये 216, अब देखो यहाँ पे सीधा सा सिम्टम है ये कि स्टार की जगह क्या ऐसा मैं लगाऊं कि 216 बन जाए। तो क्या आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे स्क्वायर्स या क्यूब्स, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? तो 6 का क्यूब क्या होता है 216, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 का स्क्वायर 625, तो यानी कि 5 की पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ 25 की पावर 2, यानी कि 625।
625। तो यहाँ पे आपका क्या किया है, इसने पावर्स लगाई हैं, तो 2 की पावर 7 आपका क्या होता है, ये आपको पता होगा कि 128। रुकिए, क्लियर है, 128 ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रखता, मुझे टेबल्स नहीं पता कैसी बनती हैं। ठीक है, टेबल्स याद नहीं हुई आज तक, स्क्वायर क्यूब्स याद नहीं हुई, फिर भी मैं हर एग्जाम क्रैक कर चुका हूँ। किस तरह से क्रैक किया, इस तरह से किया। प्रैक्टिकली सोचो यार, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है मैथ रीजनिंग में, कुछ भी नहीं। चलो आगे देखो, इसमें सारे सिंबल्स दिए हुए हैं, डिनोट करने हैं तो आप कर दो। इसमें कुछ भी ऐसा लंबा चौड़ा तो है नहीं। बी के यहाँ पे ढूंढ लो, बी डिनोट्स डिवाइड, तो यहाँ पे आएगा डिवाइड। यहाँ पे 7 चौक 28, तो यहाँ पे सीधा ही 4 लिख दो आप, क्योंकि डिवाइड सबसे पहले होता है बोर्ड मास में भी। ठीक है, पी डिनोट्स मल्टीप्लाई बाई 8। टी क्या है, सब्ट्रैक्शन 6। एम कितना है, ऐड 4, खत्म बात है। 8 16 32, 32 में से 6 हटाओगे कितना बचेगा, या फिर इसको सॉल्व कर लो। 32 में पहले ये सॉल्व करोगे तो माइनस 2 घटेगा, 30 आंसर आ जाएगा, खत्म बात। कुछ सोचने की जरूरत कहाँ आ रही है, कुछ नहीं सोचना है, फटाफट क्वेश्चन होगा। चलो अब ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है। सीधा आप सबसे पहला इनका ऐड करके देखो, इस तरह और इस तरह बनता है तो ठीक, नहीं फिर इधर मल्टीप्लाई करो, इधर और इधर, डेफिनेटली बन जाएगा। 90% केसेस में यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और कोई लॉजिक होता नहीं है। वरना फिर क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर इसको ऐड कर दो। ठीक है, या क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये ऐड, या फिर सबका स्क्वायर का ऐड। तो इस तरह के लॉजिक्स बनते हैं। तो यहाँ क्या बन रहा है वो देखते हैं। देखिए सबसे सिंपल उठाते हैं, 15 45 इंटू 1 45 आ गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई है कहीं ना कहीं। ये फोर्थ जो है आपका वो आंसर हो गया एक तरह से। 7 9 63, 63 दूनी 126, मतलब 126 आ रहा है। तो यहाँ पे 8 16 32, 32 का डिवाइड यहाँ पे मैं करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, 16 को 2 से किया 10, 5 आंसर, खत्म बात। कैसे किया वापस देख लो, 8 इंटू 4 इंटू कुछ था, उसको बना के 160 लाना था, तो इसको काटोगे 8 दूनी 16 20, 4 को काटोगे कितना बार, 5 बार, आंसर आ गया। तो इस तरह से फटाफट क्वेश्चन करने हैं हमें। अब देखो ये क्वेश्चन आया जो कि मैथ टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, मैथ से रिलेटेड जैसा लग रहा है। क्या बोल रहा है, अमित और प्रिया 12वीं एनिवर्सरी है। अमित ने बोला कि वी गॉट मैरिड, प्रिया वॉज 3/4 ऑफ माई एज। जब हमारी शादी हुई थी ना भाई, तो प्रिया जो थी वो मेरी एज की 3/4 थी। तो मतलब अगर मेरी उम्र उस समय x और प्रिया की, x क्यों मानते हो, अमित मान लो और प्रिया मान लो। ठीक है, a और p। तो आज मतलब 12 साल बाद मेरी शादी, मतलब 12 और 12। समझो एक चीज को कि अगर मैंने शादी के टाइम की उम्र अमित और प्रिया की AP मानी, तो आज मेरी उम्र जो होगी, जो कि 12 साल के बाद या 12वीं एनिवर्सरी पे की, तो कितनी होगी, A+12 और P+12। आप उसको उल्टा भी मान सकते हो, माइनस करना पड़ेगा। मुझे माइनस अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं हर चीज को पॉजिटिव मानता हूं। अगर आप अभी की एज A और P मानोगे तो 12 साल पुरानी A-12 और P-12 माननी पड़ेगी। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, चलो और देखते हैं क्या है। हमने जब शादी की थी तो प्रिया जो थी वो 3/4 थी, मतलब आनंद जो था वो प्रिया थी 3/4। तो प्रिया जो थी वो आनंद की कितनी थी, 3/4 थी। मतलब P/A कितना हो गया, 3/4। अगर P 3 था तो A कितना होगा, 4 होगा। यहां तक क्लियर है। बट अभी क्या है कि शी इज 5/6 ऑफ माई एज। अभी जो है, अभी की जो उम्र बोल रहा है वो 5/6 है, मतलब प्रिया अपॉन A, अमित जो है वो हो गया 5/6। यहां तक क्लियर है। अब देखो बच्चे, इसमें कंसेप्ट है, हम लोग पढ़ाते हैं वो चीज। अब यहाँ पे पढ़ाई काम आएगी, यहाँ पे आपकी क्लास काम आएगी। अगर वो पता है तो आप इसको जल्दी से निकाल पाओगे, वरना ये भी कर सकते हो कि भाई 5/6 का रेशियो है करंट का, अब सब में निकाल के देख लो 5/6 किसके अंदर आ रहा है, वही आपका आंसर है। कैसे, देखो ये 40 और 34 काटोगे कितना आएगा, 17 और 20, नहीं कट रहा, 20/17 नहीं है, ये आंसर ही नहीं है। ठीक है, इसको काटो 12 और 15 और कटेगा 5 दिए 15 और 4 3 4, ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि हमें ऑप्शन में क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि इनका जो अभी का रेशियो है वो 5/6 का है और अभी की एज पूछी है इनकी। ठीक है, 6 को काटो, 6 6 36, 6 5 30, 6 5 नहीं, अमित और हाँ ये है, देखो अमित का 6 है, प्रिया का 5 है, प्रिया का 5 है। तो आंसर मेरा यहाँ पे क्या आ जाता है, बी आ जाता है। मैं डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा जो तरीका है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अगर 12 साल अभी मतलब 12 साल बाद मान लो, या इस तरह से मान लो कि भाई शादी आज हुई हो। ठीक है, तो 12 साल बाद की बात कर रहा है, या ये मान लो कि 12वीं की बात कर रहा है तो मेरी शादी 12 साल पहले हुई थी। तो अभी मैं क्या कह रहा हूं कि जो अभी की एज का रेशियो है वो है 5 और 6। मैं बात कर रहा हूं प्रिया और अमित की।
ठीक है। और जो इसके 12 साल बाद क्या हुआ, इसके बाद इनका रेशियो हो गया 3 और 4। अब एक चीज देखो, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। तो इन दोनों की एज में जो डिफरेंस है, मतलब प्रिया का जो 12 साल पहले की एज और 12 साल बाद की एज, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 12 साल ही होना चाहिए। समझ रहे हो, आज मैं 5 साल का हूं तो 5 साल बाद में मेरी एज 10 होगी, ठीक है। और अगर 5 साल करूं मतलब 10 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो जो डिफरेंस है वो ईयर के बराबर ही होता है। तो यहां पे मेरा जो आंसर आ रहा है वो 2 रेशियो का डिफरेंस है जो कि 12 ईयर्स के बराबर में है। तो एक रेशियो का डिफरेंस जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 6 ईयर्स के बराबर हो जाएगा। तो अभी मुझसे क्या पूछा है, प्रेजेंट एज पूछिए। तो बच्चे इसमें से प्रेजेंट एज वाला कौन सा रेशियो है, ये वाला रेशियो है। तो मेरा एक रेशियो है 6 का, तो 5 रेशियो कितने हो जाएंगे, 6 पंजे 30, और यहाँ पे 6 इंटू 6 कितना 36, तो 30 और 36 मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो बच्चे 2 तरीके हैं इसमें, एक ऑप्शन हिट कर सकते हो। ऑप्शन हिट में क्या दिक्कत होती है, कई बार रेशियो जो है 5/6 जो मेरा रेशियो है, यहाँ पे मेरा प्रिया और अमित का जो रेशियो है 5/6 का, ये रेशियो आपके ऑप्शन में हर ऑप्शन में मैच भी कर सकता है। ये कॉन्सिडेंस था कि हमारा मैच नहीं किया, तो हम डायरेक्ट ये रेशियो देख लेंगे 5/6 का किसके अंदर है, किस ऑप्शन में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। या हम उसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अभी इस तरह से आपको जल्दी में सॉल्व करा है। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है कि एजेस के क्वेश्चंस, ये रेशियोज किस तरह से मेंटेन करते हैं, तो मेरे खुद के चैनल के ऊपर, मतलब यूट्यूब चैनल अपना ये ड्रीम सक्सेस है, इसी पे हमने वो चीज़ का एज का एक वीडियो डाल रखा है। अब वो चीज़ देखिएगा, आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन आता है सिलॉक का। बच्चे इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ लोग करवाते हैं पर क्वेश्चन बड़ा आ गया तो तगड़ा तो अटक जाता है। देखो, ऑल बैग्स आर केक, तो ऑल बैग्स आर केक, तो बैग्स और केक, ठीक है। ऑल लैम्प्स आर केक, तो लैम्प्स में यहीं कहीं बना दूं, कोई जरूरी नहीं है। देखो, ये भी बन सकता है डायग्राम, और इसका ये डायग्राम भी बन सकता है। ये लैम्प्स हो गए, ये बैग्स हो गए, और ये केक हो गए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं, पर हमें लीस्ट पॉसिबल चीज बनानी है कि ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये तो होगा ही होगा। कंक्लूजन क्या है, सम लैम्प्स आर बैग और नो लैम्प्स आर बैग इज बैग। देखो, यहां पे ऑप्शन देखने की कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो, एक बार बोल रहा है कि ये तो है, और एक बार बोल रहा है नहीं है। तो देखो, एक चीज है, या तो मैं हूं या नहीं हूं, मतलब आइदर आई एम अलाइव और नॉट। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन तो है ही नहीं कि मैं मृत्यु और जीवन के बीच में लटका हूं, मैं कोमा में चला जाऊं, एक अलग बात है। बट अभी की बात देखते हैं तो इसमें ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एक पॉजिटिव दे रहा है, एक नेगेटिव दे रहा है, और पॉजिटिव और नेगेटिव के अलावा कुछ ऑप्शन होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आइदर और की कंडीशन है। क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखते हैं। अगर इंडिविजुअली इन दोनों को देखो ना बच्चे, तो दोनों ही रॉन्ग हो जाते हैं, पर टुगेदर या ये होगा या ये होगा। अगर ये सही तो वो गलत, वो सही तो वो गलत। चलो आगे देखते हैं। चलो, एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आपको सब पता होना चाहिए कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरह से हम डायरेक्शन का डायग्राम छोटा सा डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। ए पर्सन जो है 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है, तो चला दिया 4 किलोमीटर ईस्ट। उसके बाद में बोल रहा है कि वो लेफ्ट टर्न कर रहा है। तो आप देखिए, अगर मैं ईस्ट में इस तरफ जा रहा हूं, मैं यूं मूव करके खड़ा हूं, तो देखो मेरा ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। इन भावनाओं में मत जाना कि लेफ्ट राइट को काट देता है, राइट लेफ्ट को काट देता है। क्वेश्चन अगर रट लिया आपने तो आ जरूर जाएगा, आंसर भी आएगा, पर कहीं कंफ्यूज होगा एग्जाम में फिर। तो आप कुछ मत सोचो, आप सोचो कि भाई मैं एग्जाम हॉल में जाना है मुझे, मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूँ। नॉर्थ डायरेक्शन बोला क्या, नहीं ईस्ट डायरेक्शन बोला है। तो ईस्ट डायरेक्शन, तो मेरा ईस्ट इस तरफ दिया है, इस तरफ का मतलब मैं इस तरफ मूव करके खड़ा हूं, तो ईस्ट डायरेक्शन है, तो ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट हो गया। तो ईस्ट डायरेक्शन में जाते हुए मैंने लेफ्ट टर्न किया, लेफ्ट टर्न किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस तरफ मूव कर गया और मैंने 5 किलोमीटर चल लिया। अगेन लेफ्ट लिया, तो अब देखो, अब मेरा मूव इधर था, अभी मैंने इधर कर लिया। अगेन लेफ्ट लूंगा तो इधर जाऊंगा, इधर तो जाऊंगा नहीं, लेफ्ट मेरा ये है, बायां हाथ मेरा ये, तो मैंने यहां पे टर्न लिया और मैं 3 किलोमीटर चल लिया। देखो 3 और 4 बराबर नहीं हो सकते, तो इसलिए मैं 4 को थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, ठीक है। इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग एट द एंड, मतलब ये डायरेक्शन कौन सी है, तो आपको पता है ये डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट है। भले स्टार्टिंग में मैंने ईस्ट मानी तो मैंने इधर चलाया, अभी इधर जा रहा है तो मतलब वेस्ट है, तो आंसर आ गया वेस्ट। समझिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, प्रैक्टिकली आप चलोगे ना तो आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, कुछ देखने की जरूरत नहीं। चलो आगे देखते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना। चलो देखो, ये है तो आपको अपने माइंडसेट के ऊपर है, इसके कई तरीके भी बताते हैं, पर कोई तरीका मेरे को लगता नहीं है कि कुछ तरीका इसका कुछ होता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं 19 का क्या है। अब देखो, इस तरह का ये लॉजिक है, इस तरह से ये कुछ बन रहा है, तो ये चीज़ पकड़ते हैं। चलो ये चीज़ पकड़ते हैं, ये चीज़ देखते हैं। देखो ये इधर आधी है, इधर गोल हो जा रहा है,
और इधर भी ये राउंड हो जा रहा है, और इधर इधर ये चीज़ आ रही है, तो यही आंसर है, खत्म बात। कोई एक पॉइंट पकड़ लो, पूरा मत पकड़ो, कोई एक पॉइंट पकड़ लो, आपको पता चल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन में किस तरह से है कि भैया एक पेपर है, इसको इस तरह से दो टुकड़ों में कर दिया, और एक इधर फोल्ड कर दिया, एक इधर फोल्ड कर दिया, और ये इस तरह का बन गया, और यहाँ पे कट लगा दिया। जब यहाँ कट लगेगा तो ये खुलेगा, तो खुलेगा तो देखो एक इस तरफ कट लगा है, तो ये खुल के एक तो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब जो इस तरफ खुलेगा, समझ रहे हो, जो इस तरफ खुलेगा वो उसके अंदर कट कैसे आएगा वो चलो छोड़ो, कुछ मत करो, एक बार उसको वहीं रहने दो। इसके बाद में जब इसको नीचे करोगे तो क्या ये कट इस तरह से बनेगा, तो इस तरह का देख लो कहाँ कतली टाइप बन रहा है, देखो यही बन रहा है। अब वो कुछ करने की जरूरत नहीं भैया, सेंटर में नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन के 3 पार्ट करें, ये जो ट्राइंगल टाइप, स्क्वायर टाइप या जो भी है, क्वाड्रिलेटरल टाइप, चतुर्भुज टाइप जो बन रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट की इस तरफ है, मतलब हाफ से इस तरफ है, तो इस तरफ तो एक ही ऑप्शन है। क्लियर है। चलो आगे देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है, बस देख लो कि मैच किस हिसाब से हो रहा है। अगर ये इससे मैच कर रहा होता, ये दोनों मतलब फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट मैच कर रहे होते तो फर्स्ट और सेकंड करते, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये 2 डॉट यहाँ पे हैं, 2 डॉट यहाँ पे, मतलब ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट मैच कर रहा है, इसका मतलब मुझे ये जो है वो यहाँ बनाना पड़ेगा, मतलब एक डॉट यहाँ बीच में आएगा और 2 साइड में आएंगे, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ देख लेते हैं, यहाँ देखो ये ऊपर नहीं है, यहाँ 2 ही डॉट हैं, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, पर 2 यहाँ लास्ट में आ रहे, देखो ये 2 डॉट लास्ट में आ रहे ना, तो ये 2 डॉट भी क्या आएंगे, लास्ट में आएंगे, लास्ट में आएंगे, मतलब ये, तो आंसर क्या हो गया, सी। खत्म बात, खत्म बात। इसके बाद देखो ब्लैक बोर्ड जो होता है क्लास में होता है, क्लास कहाँ होता है, स्कूल में होता है, मतलब 1 2 और 3, खत्म बात, सी ऑप्शन। क्लियर। चलो आगे। हाँ अब ये आया ट्राइंगल का क्वेश्चन। देखो अब ये क्वेश्चन तो देखो बच्चे आपको खुद से ही करना है, वही बेटर रहेगा, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ, इसका कोई तरीका बताते हैं, कई लोग फिर भूल जाते हैं, क्योंकि ताज़ा ताज़ा पढ़ोगे तो याद रहेगा, उसके बाद में कोई याद रहता नहीं है, तो मैनिपुलेट करके देख लो। मैक्सिमम टाइम में जो आंसर होता है वो या तो मैक्सिमम होता है या उससे कम होता है, ये तरीका है। अगर आपको नहीं काउंट करना, टाइम नहीं है, आपको टिक ही करना है, तो या तो मैक्सिमम वाला करो या उससे कम वाला करो, 90% वो चीज़ सही होती है। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये हो गए, ठीक है। इसके अलावा बंच बना के देख लो, एक तो ये हो गया 10, ठीक है, इस तरह से एक ये हो गया 11, ठीक है, एक ये पूरा हो गया 12, और इतना बनाए तो एक ना कहीं होगा ही, तो 13 आंसर हो जाएगा। तो आप 13 आप काउंट करोगे 13 निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर ये। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर भी कई बच्चे टाइम लगा, बैंग है, सबको पता है कि कैसे होता है, ठीक है, इसमें कोई भी राम कहानी नहीं है, इसमें कुछ मत करो। पहले सबसे पहले ये सारे पहले वाले ऑप्शन देख लो। करना क्या होता है, 96, तो 96 के अंदर मैं क्या करूंगा, जो 9 है वो मेरी रो होती है, तो मतलब 9 मतलब ये रो है, ये कॉलम्स वाले फिक्शंस हैं और ये रोज वाले फिक्शंस हैं, तो रो के अंदर मैं देखता हूँ 9, 9 में मेरे को क्या देखना है, 6, 9 6 P, ठीक है, और मेरे को चाहिए बैंक B, तो ये नहीं हो सकता, तो आंसर हट गया। 14 एक ये रहा और 4 ये रहा R, हमें चाहिए बैंक B, नहीं है, ये भी हट गया, 2 ऑप्शन हट गए, तो ये गलत, ये गलत। 24 देखो 2 और 4 S, अरे वाह, ये तो सारे हट गए, तो ऑप्शन डी ही आंसर होगा। देख लेते हैं 4 और 1 B, बस खत्म बात, आगे देखने की जरूरत नहीं है, डी ऑप्शन आंसर खत्म। अरे वाह, मिरर इमेज खत्म है, टॉप और बॉटम मिरर इमेज में चीज नहीं होता, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है, खत्म बात, और कुछ नहीं होता है। तो आप एक चीज देख लीजिए कि यह Z है, उल्टा चला जाएगा, तो ये पोजीशन जो है, ये जो Z है ये आपका इधर चला जाएगा और K जो है इधर चला जाएगा, मतलब Z आएगा इधर इधर इधर, ये रहा देखो। अभी खाली इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में ऐसा है, बाकी सब जगह नहीं है, तो ये तो हटा दो, ठीक है। अब नीचे देखेंगे तो Z इधर है, लेफ्ट एंड में है, तो उधर राइट एंड में चला जाएगा, तो राइट एंड में Z कौन से में है, सिर्फ इसमें है, खत्म बात, इधर तो है नहीं, इधर तो लेफ्ट एंड में। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आनी चाहिए, देखो Z डायगोनल है और K डायगोनल है, तो आंसर में भी Z डायगोनल आ गया, तो ये सेम आ गया, तो यहाँ से हट गया। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट है। अब टाइम नोट कर लो कि मैंने सोल्यूशन में कितना टाइम लिया है, जिसमें आपको सिखाया है। वीडियो का टाइम आपके पास आ गया होगा, आप देख लीजिए, मुझे पता नहीं कितना टाइम लगा, पर मैंने सिखाया है तो मुझे इतना टाइम लगा। आप सोचिए, आप इस चीज़ को इसी प्रैक्टिकल तरीके से आप करने लगोगे तो कितना टाइम लगेगा, लगेगा टाइम, नहीं लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस को आप फॉलो करोगे, इस तरह के सिस्टम को आप फॉलो करोगे, तो आपका पेपर में क्वेश्चंस में टाइम बचेगा ही बचेगा। आप लास्ट में जब पेपर करके उठोगे ना बच्चे, तो आपके पास कम से कम भी 5 से 6 मिनट बचे होंगे, जो आप पूरा पेपर रिव्यू कर सकते हो। आप मानोगे नहीं, CGL का जो अभी रिसेंट पेपर हुआ था ना, ये मैंने 45 मिनट्स में कर दिया था कंप्लीट, कुछ था ही नहीं पेपर में,
कुछ था ही नहीं। जीके नहीं आती तो नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती तो नहीं आती। मैथ रीजनिंग 50 आउट ऑफ 50, मैथ में 50 आउट ऑफ 50 और रीजनिंग में 47.5 आउट ऑफ 50। तो ये देखो एक क्वेश्चन गलत हो गया, अब कैसे हुआ जो भी है, ठीक है, जल्दबाजी में हो जाती है चीजें, पर ये मेरा स्कोर था। आपका भी हो सकता है। तैयारी करो, कोशिश करो, तरीके वो अपनाओ जो किसी अच्छे बच्चे ने कर रखा हो, किसी टॉपर ने करा हो इस तरह से, या आपके खुद के तरीके निकालो। कहने का मतलब ये है किसी के कही जो बातें हैं उसको फॉलो मत करो, मैं क्या कह रहा हूं उसको फॉलो मत करो। मैंने जो तरीका बताया वो मैंने मेरा तरीका बताया, आपका तरीका मुझसे भी अच्छा हो सकता है, समझ रहे, आपका तरीका मुझसे और बेहतर हो सकता है। अगर मैं 10 मिनट ले रहा हूं रीजनिंग के अंदर, आइडियली मैं 10 to 15 मिनट्स लेता हूं, इतना टाइम लगता है, हर किसी का लगता है। मैथ में मैं 30 मिनट्स लेता हूं, 25 क्वेश्चन में 30 मिनट लग जाते हैं। अगर बहुत सिंपल पेपर है तो 15 मिनट में भी हो जाएगा, टफ होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब 30 मिनट से ऊपर नहीं लग सकते। 30 और 10 40 और 5 45, मतलब 45 मिनट में आपका ये हो जाता है। बचे हुए 15 मिनट है उसमें इंग्लिश और जीके आराम से की जा सकती है। तो स्पीड का जो इशू था वो हमने यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट लेक्चर आपका नेक्स्ट डे मतलब कल ही आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसी पेपर का जो मैथ का पेपर है वो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश और जीके भी डिस्कस करूं, जो कि जीके में तो देखो बच्चा फैक्ट है, उसके अंदर हम कुछ बता नहीं सकते, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा आंसर आता तो ठीक, नहीं आता तो ठीक, पर उसमें भी कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो मैं यूज करता हूं। आपके अपने तरीके हो सकते हैं, ठीक है, अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पर आपके जो तरीके हैं वो भी अच्छे हो सकते हैं, पर कुछ तरीके मेरे भी हैं, वो आपको जानने हैं अगर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। इंग्लिश में जरूर कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं कि वोकैब कैसे पढ़ें, ठीक है, उसके बाद में कॉम्प्रिहेंशंस कैसे सॉल्व करें, तो इस तरीके जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व किए जा सकते हैं। लोग ग्रामर के पीछे भागते हैं कि ग्रामर करनी है, ग्रामर करनी है, ग्रामर पढ़नी है, ये पढ़ लें वो पढ़ लें, टीचर को पैसे दे रहे हैं, अब बढ़ रहे हैं, धुआंधार पढ़ रहे हैं, कभी कोई सी बुक निकाली, कभी बी बुक निकाली, कभी सी बुक निकाली, ग्रामर की प्रैक्टिस, एरर की प्रैक्टिस, लास्ट में पता चलता है मार्क्स आए 15-20। क्योंकि इंग्लिश के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पर्टिकुलरली बात करूं तो ग्रामर का पोर्शन आता ही नहीं है। जी हाँ, नहीं आता है। एक है सर, वो बताते हैं इस चीज़ का, उनको मैं बहुत अच्छा मैं फॉलो करता हूँ, तो उनका भी यही मानना है, ठीक है। वो बोलते हैं सर सब कुछ वोकैब है, एसएससी मीन्स वोकैब, ठीक है। वो ग्रामर बहुत कम पढ़ाते हैं और वोकैब के अंदर सारा पोर्शन अलग होता है। वोकैब कर लिया, अलग अलग टॉपिक्स कर लिए, जो ग्रामर है नाउन प्रोनाउन टेंस वेंस, इससे 4 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम प्री के अंदर, इससे ऊपर क्वेश्चन आते ही नहीं है, समझ रहे हो। और आप पूरा टाइम सिर्फ इन्हीं को पढ़ने में लगाते हो, तो चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं ना बच्चों का नंबर कितना आ रहा है, डब्ल्यू का कट ऑफ 180, सब सोचो कितना ज़्यादा कट ऑफ है, 180 कट ऑफ कम नहीं होता है, कैसे आ रहे हैं, ठीक है। फर्जीवाड़ा तो हो नहीं रहा, सब क्लियर है, एकदम साफ क्लियर इमेज के साथ में एग्जाम्स हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई कंप्लेंट सुनने में नहीं है। तो सोचिए बच्चे किस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं, आपको भी इवॉल्व होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। आपको 200 आउट ऑफ 200 की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। एग्जाम आ रहा है आपका मेंस का, मेंस के लिए भी तैयारी कीजिए। सीजीएल जिनका 2019 का एग्जाम था, आई थिंक ये मुझे ईयर का कंफ्यूजन, 2019 का जो एग्जाम था, हाँ 2019 का था, तो 2019 का एग्जाम प्री हो चुका है। जिनका क्लियर है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं हुआ 2020 के लिए तैयारी कीजिए। आई होप आप अच्छा कर पाएंगे। उसके अलावा भी कुछ और वैकेंसीज आती है तो मैं आपको अपडेट करता ही रहता हूँ हमारे चैनल पर। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।